हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का लेसन नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, इसका थर्ड पार्ट आपको स्टार्ट कराते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है चर की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। चर किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो देखिए, किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता चर कहलाती है। वेरिएबल रेफर टू फीचर्स और प्रोसेस ऑफ ए डाटा विच मेजर इन नंबर्स, तो जिसे नंबरों में माप सकते हैं आप। चर से अभिप्राय उस मात्रा से, वेरिएबल वो क्वांटम है, क्वांटिटी है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। वेरिएबल्स में आप जानते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। यदि जैसे हम कहें कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के वजन को मापते हैं तो विद्यार्थियों का वजन जो है वो वेरिएबल कहलाएगा। यानी 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स का अगर वेट हम मेजर करें तो जो वेट है उसको ही वेरिएबल कहेंगे। अब बात आती है, वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिएट वेरिएबल यानी विविक्त या खंडित चर भी इन्हें हम कहते हैं। खंडित चर वो चर होते हैं जिनके मूल्य एकाएक या पूर्णांक के रूप में बढ़ जाते हैं, यानी जिनकी वैल्यूज पूर्णांक के रूप में बढ़ती हैं, यानी कंप्लीट नंबर के रूप में बढ़ती हैं, अर्थात जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं। भिन्नात्मक, भिन्न का मतलब है बटे, जैसे हम कहते हैं 1 सही 1/4, 2 सही 1/4, इस तरह से भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में ये नहीं होते हैं। इनके मूल्य, इसके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ अंतर होता है, इसलिए इन्हें डिस्क्रिएट या विविक्त चर कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या अगर हम मापते हैं तो 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 हो सकती है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं 1 सही 1/4, 1 सही 1/2, 1 सही 3/4, 2.25, 3.25, 4.25, 3.25 ये नहीं हो सकती। अन्य शब्दों में जो डिस्क्रिएट वेरिएबल होते हैं वो पूरे अंकों में बढ़ते हैं, आपने ये ध्यान रखना है। पूरे अंकों का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 500, इस तरह से। ये पॉइंटों में नहीं बढ़ते, या हम ये कहें कि भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होते हैं। इसके बाद बात आती है, सेकंड जो है आपका वो है सतत या अखंडित चर। सतत कहते हैं कंटिन्यूस को, कंटिन्यूस वेरिएबल। सतत चर वो चर होते हैं, कंटिन्यूस चर वेरिएबल वो होते हैं जो निरंतर बढ़ते हैं, यानी कंटिन्यू बढ़ते हैं और जो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है, जैसे 1 और 2। 1, 2 के बीच में कई संख्याएं आ सकती हैं आपकी, 1 सही 1/2 आ सकती है, ठीक है, और अन्य संख्याएं आ सकती हैं। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कोई निश्चित अंतर नहीं पाया जाता है। जैसे हम कहें लंबाई अगर मापते हैं 5 फुट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, ये लंबाई इस तरह हो सकती है। संक्षेप में जो डिस्क्रिएट वेरिएबल होते हैं वो पूर्णांक के रूप में, पूर्ण अंकों के रूप में बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500। जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल है जो वो फ्रैक्शन के रूप में और डेसिमल के रूप में हो सकते हैं, या किसी भी वर्गांतर अगर हम लेते हैं 10 से 15, 10 से 15 का मतलब है, या 15 से 20 आदि, यानी इसका मतलब है 10 से लेकर 15 की संख्याएं, चाहे उसमें 10.1, 10.2 ये सारी संख्याएं उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं चर और गुण में क्या अंतर है। तो यानी डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और एट्रीब्यूट। तो देखिए,
नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें, सामान्य भाषा में चर पद यानी चरों से अभिप्राय ऐसी विशेषताओं से है जो परिवर्तनशील होती रहती है। वेरिएबल जो है वो चेंजेबल होते हैं समय के अनुसार, परंतु सांख्यिकी में इसका अर्थ ये नहीं है, स्टैटिक्स में इसका अर्थ ये नहीं है। आपके बालों का रंग समय के साथ परिवर्तित होता है, क्या यह एक चर है? नहीं, यह चर नहीं है, क्योंकि बालों में होने वाले परिवर्तन का संख्याओं में वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने अभी बताया कि वेरिएबल को संख्याओं में मेजर कर सकते हैं, लेकिन बाल समय के अनुसार तो चेंज होते हैं, लेकिन क्योंकि बालों को संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें चर नहीं कहा जाएगा। चर पद का प्रयोग तभी किया जाता है जब ये परिवर्तनशील विशेषताएं संख्यात्मक रूप में मापी जा सकें। उदाहरण के लिए वर्ष 2005 में 10वीं कक्षा में एवरेज जो लंबाई थी 5 फीट 6 इंच थी, जबकि पिछले वर्ष 5 फीट 5 इंच थी। गुणात्मक परिवर्तन उन परिवर्तन, गुणात्मक कहते हैं गुण, तो गुण में परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता। तो दोनों में चर और इसमें अंतर ये कि उन्हें संख्या में मापा जा सकता है, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता में परिवर्तन गुण कहा जाता है, यानी इसको एट्रीब्यूट कहते हैं इंग्लिश में। अगर हम ये मेजर करते हैं कि जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स को अगर मेजर करते हैं तो इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। गुणात्मक परिवर्तन जो उनका परिवर्तनों का गुणों को कोटियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी गुणवान व्यक्ति है जैसे उसको आप रैंक दे सकते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, प्रथम द्वितीय तृतीय, जहां प्रथम का अर्थ है अति उत्तम और द्वितीय का अर्थ है उत्तम और तृतीय का अर्थ है अच्छा। गुड बेटर बेस्ट आप इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका शुद्ध आंकड़े, इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा एक्चुअल में क्या होते हैं तो समझिए, रॉ का मतलब यहाँ कच्चा नहीं, कच्चे से नहीं है पूरी तरह। रॉ का मतलब यहाँ शुद्ध से है। शुद्ध का मतलब है कि आपने एक समस्या से संबंधित जो डाटा कलेक्ट किए हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट और शुद्ध होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में कोई वीडियो बनाई जाती है तो उसमें अगर किसी ने किसी को आवाज़ दी तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी पूरी एक्टिविटीज़ उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। वो शुद्ध है, लेकिन उसके बाद उससे सीडी तैयार कराई जाती है, और जब सीडी हम तैयार कराते हैं तो उसको अपने हिसाब से तैयार कराया जाता है। उसमें जगह जगह अपने हिसाब से जो है डिज़ाइन दिए जाते हैं, गाने पुट किए जाते हैं। तो सीडी एक बनावटी चीज़ है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो आपने फिल्म बनवाई वो ओरिजिनल है। किसी ने किसी को आवाज़ लगाई तो वो उसमें वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन सीडी में को पूरी तरह से क्लियर करके और शुद्ध करके बनाया जाता है। शुद्ध आंकड़े वो होते हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता, यानी रॉ डाटा आर दोज डाटा विच इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी अव्यवस्थित रूप से होते हैं। इनको जब हम यूज करते हैं तो इनको व्यवस्था में लगाना होता है। तो ए मास ऑफ डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। इट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम। जो रिसर्चर होता है वो इन्हें यूज करने से पहले व्यवस्थित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में आपको देखिए 30, 25, 15, 30, 25, 30, 20, 10, 45, 20, 10, यानी एक तरह से यूं देखेंगे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपने एक तरफ से उनसे पूछना चालू किया वह आपके मार्क्स कितने हैं, तो उन्होंने बताने चालू किया। उसमें से किसी ने कहा 20 है, किसी ने कहा 30 है, किसी ने कहा 15 है, किसी ने कहा 12 है। तो आप देख रहे हैं तो वो सीरियल से नहीं है, ठीक है, यानी
अनऑर्गेनाइज मैनर में है वो। अब जब आप उनसे कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो पहले उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ढंग में सेट करना पड़ेगा। तो ये 30 स्टूडेंट्स की एक टेबल दी हुई है। इसके बाद कहा तालिका 4 में जो 4 टेबल दे रखी है, दिए गए आंकड़े शुद्ध आंकड़े कहलाएंगे। स्टैटिक्स के लिए ये आंकड़े ही उपयुक्त होते हैं जिन्हें समानता पाई जाती है। स्टैटिक्स के लिए वो आंकड़े ही उपयुक्त होते हैं जिनमें समानता पाई, इनमें तो कोई इक्वलिटी नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है। इन्हें सजातीय आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों की एक मद, जैसे किसी वस्तु की कीमत, किसी किसान की आय, यानी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ ए फार्मर एक्सेट्रा को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, मूल्य यानी वैल्यू, मेजर और आइटम, विस्तार आदि कहा जाता है। इन आंकड़ों के द्वारा कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले एक जो रिसर्चर होता है उसको इनको ऑर्गेनाइज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, सिस्टमेटिक ढंग में सेट करना होता है। इनका व्यवस्थितीकरण करने के लिए अनुसंधानकर्ता श्रृंखलाओं के रूप में इनका वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट बात आती है श्रृंखलाएं क्या होती हैं, सीरीज क्या है। तो जो रॉ डाटा होते हैं उनका वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में यानी सीरीज के रूप में किया जाता है। तो यहां से स्टार्ट है। सीरीज का मतलब है उन डाटा से है जिन्हें किसी क्रम या विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। सीरीज रेफर टू दैट डाटा विच रिप्रेजेंट इन सीरियल और इन द बेस ऑफ फीचर्स। मद यानी आइटम को डिफरेंट ग्रुप्स में एक विशेष क्रम के अनुसार ऑर्गेनाइज किया जाता है या सेट किया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा स्टैटिक्स के एग्जाम में जो अंक प्राप्त हुए उन्हें विद्यार्थियों के रोल नंबर के अनुसार घटते बढ़ते क्रम के अनुसार या घटते हुए क्रम अंकों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए तो इन्हें श्रृंखला कहा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हॉरेस सेक्रिस्ट के अनुसार सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों या आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्क पूर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। ए सीरीज एज यूज्ड स्टैटिकली मे बी डिफाइंड एज थिंग और एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद बात करते हैं शुद्ध आंकड़ों का सांख्यिकीय श्रृंखला में परिवर्तन। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा स्टैटिकल सीरीज इनटू स्टैटिकल सीरीज। तो जो डाटा होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करने से पूर्व, वर्गीकरण करने से अभिप्राय है जो वो आंकड़ों को सांख्यिकी श्रृंखला के रूप में परिवर्तित करना है। हमने पहले बताया है कि किसी जांच में शामिल किए जाने वाले चरों यानी वेरिएबल्स को के वर्गों का निर्माण उनकी प्रकृति और उनके अनुमानित मूल्यों के आकार को ध्यान में रखकर किया जाता है। नहीं, जब भी हम एक ग्रुप या क्लास बनाते हैं तो एक क्लास या ग्रुप में सेम फीचर वाली आइटम्स को रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एजुकेटेड लोगों को एक ग्रुप में रखा, अनएजुकेटेड को एक में, शहर वालों को एक में, गांव वालों को एक में, मैरिड को एक ग्रुप में रखेंगे, अनमैरिड को एक ग्रुप में। इस तरह डिफरेंट जो कलेक्ट किए गए आइटम्स हैं उनको उनकी फीचर्स के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्लासेस में बांट दिया जाता है। अब बात करते हैं सांख्यिकी श्रृंखलाओं के प्रकार। तो सांख्यिकी श्रृंखलाएं मेनली स्टैटिकल सीरीज दो प्रकार की होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज और दूसरी है फ्रीक्वेंसी सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, आवर्ती वितरण श्रृंखला। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है वो भी अपने आप में दो तरह की होती है। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज यानी जिसको हम विविक्त या आवर्ती समूह कहते हैं, बीहू कहते हैं, और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल सीरीज या जिसको हम कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं, जिसको आवर्ती वितरण या वर्गांतर श्रृंखला या जो है अखंडित श्रृंखला भी हम
कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इनका एक्सप्लेनेशन है। देखिए आप यहां देख पा रहे हैं ये फिगर कि जो सीरीज है उसके 2 टाइप्स हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज 2 तरह की होती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या है। तो देखिए व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं वो श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज इज दैट सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली या 1 by 1। जैसे 11वीं कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्टैटिक्स का जो एग्जाम दिया उसमें निम्न अंक जो है प्राप्त किए और उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करना। अब इसको हम जो है इस श्रृंखला में मदों का कोई वर्ग नहीं होता, क्लास नहीं होता, जैसे 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से नहीं होता। इस श्रृंखला के 2 प्रकार होते हैं, एक तो क्रम के अनुसार, दूसरा आरोही और अवरोही क्रम। तो देखिए आप देख रहे हैं क्रम अनुसार का मतलब क्या है कि 30 स्टूडेंट हैं, उन 30 का रोल नंबर आप लिख लीजिए और जैसे भी उनके मार्क्स हैं, मान लो फर्स्ट रोल नंबर के 30 मार्क्स थे तो आपने लिख दिया, सेकंड के 25 हैं, थर्ड के 15 हैं, फोर्थ के 30 है, इस तरह आप लिखते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है वो है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है रिप्रेजेंट करना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला, जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको रिप्रेजेंट करने की दूसरी विधि है कि श्रृंखला में प्रत्येक इकाई के माप को, जो ईच या एवरी आइटम है उसके मेजरमेंट को उनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखें। जो रॉ डाटा होते हैं, शुद्ध आंकड़ों के क्रमबद्ध प्रबंध की व्यू को व्यूह कहा जाता है। क्रमबद्ध का मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से उनको लिखना। अतः व्यू से अभिप्राय, तो ये भी ध्यान करेंगे, व्यू एरी हम कहते हैं। व्यू से अभिप्राय है कि आंकड़ों को बढ़ते या आरोही या घटते या अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना। बढ़ते को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और अवरोही घटते को अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो बढ़ते क्रम में आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला है बढ़ते या आरोही क्रम में। इसमें सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले लिखा जाता है। इन इट लोएस्ट वैल्यू सेट फर्स्ट एंड आफ्टर इट अपर वैल्यू सेट लास्ट। फिर उससे बड़ा, इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता। जैसे ये आपको जो सीरीज दी थी इसमें सबसे कम अंक मान लीजिए एक ने 10 प्राप्त किए, दूसरे ने 12, तीसरे ने 15, इस तरह सेट करते जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो पिछली सीरीज दी गई थी उसमें ये सीरीज बन के आई है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 वालों को सबसे पहले लिख लिया, 15 वालों को बाद में, उसके बाद 20 वालों को, उसके बाद 25 वालों को, 30 वालों को, 35 वालों को और 40 और 45 वालों को। इसी तरह अब घटते क्रम में उल्टा हो जाएगा, यही सीरीज उल्टी हो जाएगी। सब घटते क्रम में या अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़े मूल्य को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए, लाइन में खड़ा कर दिया जाए। पहले असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में तो पहले सबसे छोटे हाइट वाले को हाइट वाइज जो है सबसे छोटा, बड़ा बड़ा इस तरह से खड़ा कर दिया है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी हाइट वाले को, उसके बाद छोटी हाइट और सबसे लास्ट में सबसे छोटी हाइट वाले को खड़ा किया जाएगा। इसके बाद है आवर्ती वितरण श्रृंखला, सेकंड जो है आवर्ती वितरण श्रृंखला। जैसा आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज 2 प्रकार की होती है, डिस्क्रीट और या आपके फ्रीक्वेंसी एरी, और अखंडित श्रृंखला जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो ये देखिए इन श्रृंखलाओं का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व सबसे पहले इनकी धारणाओं के बारे में जान जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी होता क्या है। देखिए फ्रीक्वेंसी
किसी ग्रुप में एक मत जितनी बार आता है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम रिपीट इटसेल्फ इन द सीरीज। यानी एक आइटम एक सीरीज में जितनी बार आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। मान लीजिए एक सीरीज है, उसमें 4 बार आया, तो 5 की जो फ्रीक्वेंसी वो 4 हो गई। आपने देखा होगा पीछे सम करके आए हम, एक्स में लिखते थे 5 और उसकी एफ कितनी लिखते थे 4। उदाहरण के लिए तालिका जो पीछे दी गई है उसमें ज्ञात होता है कि 10 4 बार आया तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4, यानी एक्स में 10 आ जाएगा और एफ में 4 आ जाएगा। इसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी वर्ग में आने वाले मदों या चरों की संख्या को वर्ग आवर्ती कहा जाता है। उदाहरण के लिए 10 से 15 के वर्ग में 4 विद्यार्थी हैं तो 4 जो है क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद टैली बार क्या है? टैली बार का मतलब समझिए प्रत्येक वर्ग की आवर्ती को एक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि कोई संख्या 5 बार रिपीट हुई है, कोई संख्या 5 बार रिपीट हुई है, तो आप 4 तक तो लाइन खींचेंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर लेफ्ट टू राइट एक सब लाइनों को काटती हुई एक रेखा खींच देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां देखिए, यहां 15 की आवर्ती 5 है, तो 1 2 3 4 और एक रेखा इधर से इसको काटती हुई फर्स्ट के ऊपर के हिस्से को लास्ट के नीचे के हिस्से से मिला दिया जाता है। अगर मान लो 6 लिखना है तो उसके बाद फिर एक लाइन 6 7 8 नीचे दिया हुआ है, जैसे 6 7 8। जैसे ये 9 हो जाएंगे तो 10 वाले से फिर काट देंगे। ठीक है, हर 5 का एक बैच बन जाता है। तो इन्हें मिलान रेखाएं कहते हैं, टैली बार कहते हैं। प्रत्येक मूल्य का प्रत्येक वर्ग में आने वाली एक इकाई के लिए एक सीधी रेखा खींची जाती है। प्रत्येक 4 रेखाओं के समूह के बाद 5वीं रेखा उनको काटती हुई खींची जाती है। जैसे 1 2 3 4 और 5 से काट देंगे, हर 5वें पे काटेंगे। इसके वजह आवर्ती गणना सरल हो जाती है। इस विधि को अनुमेलन विधि कहा जाता है, यानी 4 क्रॉस मेथड, 4 एंड क्रॉस मेथड कहते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, टेबल में देखिए 10 4 बार आ रहा है तो 4 लाइन खींच दी। 15 5 बार आ रहा है तो 4 लाइन खींच के 1 से काट दिया। 20 8 बार आ रहा है तो 4 लाइन खींच के 1 से काट दिया और 3 इस प्रकार लिख दिया। 25 5 बार आ रहा है तो 4 लाइन खींच के काट दिया आपने। 30 4 बार आ रहा है, 35 2 बार आ रहा है 2 लाइन, 40 1 बार आ रहा है तो 1 लाइन, 45 1 बार आ रहा है तो 1 लाइन। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विविक्त या खंडित श्रृंखला या आवर्ती व्यूह। विविक्त डिस्क्रीट जो कहते हैं वह श्रृंखला है